तो वेलकम टू फिजिक्सिफाइड एंड लेट्स बिगिन द गेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स फॉर टुडे। तो आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, और इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि इससे एक चीज पूछी जाती है, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ अ डाइपोल। बहुत आता है, कोई भी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की बुक अगर तुम लोगे, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की बुक, तो उसमें एक क्वेश्चन तुम्हें बहुत मिलेगा 1 मार्क में, 2 मार्क्स में, कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की ओरिएंटेशन क्या है डाइपोल की और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की ओरिएंटेशन क्या है डाइपोल की। या कई बार इस तरीके से भी आता है कि हमें डाइपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम की ओरिएंटेशन से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की ओरिएंटेशन में घुमा के ले जाना है, तो व्हाट विल बी द वर्क डन। तो वर्क डन क्या होगा? तो बच्चों पहले तो आज तुम्हें बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। हालांकि तुम्हें पता होगा 11th में, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है पोटेंशियल एनर्जी का वो क्या है। तो देखो भाई, पोटेंशियल एनर्जी ये बहुत ही एक कॉमन सी डेफिनेशन है जो तुम्हें पता होगा। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी, कि किसी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर हो जाती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक बात है, चलो भाई मान ली बात, बिल्कुल सही बात है ये। अब ये एनर्जी स्टोर कब होती है? When this energy is stored। तो एक हिडन कॉन्सेप्ट है जो तुम रियलाइज करोगे, लिखा नहीं होता कहीं बुक्स में, कि जब हम किसी बॉडी पर उसकी नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट वर्क करते हैं, माइंड इट, तो वो जो हम वर्क करते हैं उसकी नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट, वो वर्क उस बॉडी में एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, एंड दैट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट है जो सीख लो, बहुत जगह काम आएगा। पोटेंशियल एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट है। और एक तो बात तुम्हें 11th की पता ही है कि द सिग्निफिकेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लाइज ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। दुनिया में अगर पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है तो केवल किसके लिए करती है? कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। जो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं वो एनर्जी स्टोर नहीं कर सकते, केवल बर्बाद कर सकते हैं एनर्जी को। फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी तुमने नहीं सुनी होगी, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तुमने सुनी है, तुमने डिराइव भी करी है 11th में। और अब 12th में तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करोगे। लेकिन फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम नहीं सुना होगा तुमने, का नामो निशान है ही नहीं, वो केवल बर्बाद कर सकता है एनर्जी को। तो पोटेंशियल एनर्जी एक स्टोर्ड एनर्जी है, और वो तब स्टोर होती है जब आप किसी बॉडी पर उसकी नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट वर्क करते हैं। जैसे अगर इस मार्कर को मैं यहां से छोड़ दूं तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है? नीचे आने की नेचुरल टेंडेंसी है। तो अगर मैं इस मार्कर के ऊपर इसकी नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट वर्क करूं, मतलब इसे नीचे से ऊपर ले जाऊं मैं, तो इसके अंदर क्या स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज, उसका जो कॉमन नेम है वो क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो अब हम बात करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो देखो भाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है? सर हमें तो पता ही नहीं कैसे बनती है, हमने बनाई नहीं आज तक, मैंने भी नहीं बनाई है, लेकिन तुम्हें बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला हमारा जो सेशन है वो देख लेना जाके यूट्यूब पे, फिजिक्सिफाइड द गेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स। मैंने कहा बार बार देखना लेक्चर्स को, कॉपी किताबें लेके बैठना है, नोट्स बनाते रहने हैं, यूटिलाइज करना है इस टाइम को, और 95 से कम नंबर्स पे कंप्रोमाइज नहीं करना है। फिजिक्स में बहुत आसान है लाना। तो एक तरफ हमने पॉजिटिव चार्जेस जितने दिए, दूसरी तरफ उतने ही नेगेटिव चार्जेस दिए, तो बीच की जो स्पेस होगी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। वो हम चाहे बनाए और चाहे ना बनाए, वो अंडरस्टूड सी बात है। और इसमें हमने एक डाइपोल को रख दिया भाई, देखो ऐसे रख दिया, से एट एन एंगल थीटा। कितने एंगल पर रख दिया? डाइपोल को हमने रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अगर हम ड्रॉ करें, डॉटेड तो नहीं, लाइक दिस, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कितना एंगल बना रहा है डाइपोल? ये एंगल बना रहा है थीटा। ये हमारा डाइपोल मोमेंट है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ऐसी होंगी। फिलहाल हमने एक बना ली है। अब तुम्हें पता है कि जब तुम इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो इस पे इधर फोर्स लगता है QE,
और इस पे इधर फोर्स लगता है QE, और ये दोनों फोर्सेस मिल करके एक टॉर्क लगाते हैं डाइपोल पे, और उस टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होता है? कल वाला सेशन 17 अगर नहीं देखा है तो देख लेना जाकर के। टाउ बराबर PE साइन थीटा। पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था कि 12th की फिजिक्स और 11th की फिजिक्स में डिफरेंस है। 12th की फिजिक्स वेल कनेक्टेड है, पूरी फर्स्ट बुक का एक एक चैप्टर कनेक्टेड है। एक दिन का कॉन्सेप्ट छूटेगा तो दूसरे दिन के कॉन्सेप्ट में मजा नहीं आएगा, इसलिए सारे देखने शुरू से सेशन 1 से लेकर के, और आज ये हमारा होने जा रहा है सेशन 18, तो सारे लेक्चर्स देखने कंटिन्यूअसली। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी 11th की लेक्चर सीरीज भी शुरू करने वाले हैं, क्योंकि CBSE ने कह दिया है कि 10th के अब और एग्जाम्स फर्दर नहीं होंगे, तो जो हमारे 10th के बच्चे हैं वो भी वेट कर रहे होंगे कि हमें भी पढ़ाई शुरू करनी है। लॉकडाउन चल रहा है तो उनका भी लॉस ना हो और वो भी पढ़ाई एंजॉय कर पाए। बहुत जल्दी 1-2 दिन में, कल या परसों में 11th की लेक्चर सीरीज भी मैं शुरू करने वाला हूं, तो आपके जो जानने वाले हो आप उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं कि नाउ 11th लेक्चर सीरीज विल ऑल्सो बी अवेलेबल ऑन फिजिक्सिफाइड, द गेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, इतना टॉर्क लगेगा। अब इस टॉर्क का नेचर क्या है, ये टॉर्क क्या करना चाहता है? तो भाई देखो, ये टॉर्क घुमा के लाना चाहता है, घुमाना चाहता है डाइपोल को, और जब ये डाइपोल मोमेंट जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो उस कंडीशन में टॉर्क 0 हो जाएगा। मतलब द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ दिस टॉर्क इज टू अलाइन द डाइपोल अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डाइपोल को घुमाना चाहता है और ऐसे घुमाना चाहता है कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पैरेलल हो जाए। ये इसकी नेचुरल टेंडेंसी है। तो भैया हम इसकी नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट थोड़ा घुमा देते हैं, लाओ, क्योंकि हमें अगर पोटेंशियल एनर्जी लानी है तो हम इसकी नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट घुमा देते हैं, से बाई एंगल डी थीटा। कितने एंगल से घुमा देते हैं? डी थीटा एंगल से घुमा देते हैं। तो हमें जो वर्क करना पड़ता है, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, work done in rotating the dipole by an angle d theta कितना होगा? ये हो जाएगा dw is equal to tau d theta। बोलो होगा कि नहीं होगा? अरे जैसे वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है लीनियर मोशन में, ऐसी रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह क्या आ जाएगा? टॉर्क, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है सर, आ जाएगा, बहुत सुंदर बात है, हमें बहुत अच्छा लगा आपने बताया ये हमें। तो PE साइन थीटा डी थीटा ये आ गया, टाउ की हमने वैल्यू रख दी, थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा वर्क आ गया। बोलो आया कि नहीं आया? अब क्या करेंगे? अब हमें रोटेट करना है डाइपोल को इनिशियल एंगल θ1 से फाइनल एंगल θ2 तक रोटेट करना है। तो क्या करेंगे? बोलो, छोटी समस्या है, उसे बड़े में कन्वर्ट करना है, थोड़े से ज्यादा की तरफ जाना है। क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। तो वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम इनिशियल एंगल θ1 टू फाइनल एंगल θ2, ये हो जाएगा W बराबर θ1 से θ2, ये हो गया PE साइन थीटा डी थीटा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो भैया, कोई रॉकेट साइंस लिखती है इसमें, समझ गए यार? डी थीटा एंगल के लिए इतना वर्क डन है, तो आप θ1 से θ2 निकालना, तो लिमिट्स लगा के इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कोई दिक्कत। ये आ गया W, तो हम इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। चलो भाई, तो ये आ गया PE साइन थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? भूल गए? साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। बोलो होता है कि नहीं होता है? θ1 से θ2 लिमिट लग जाएगी, तो θ1 से θ2 हमें घुमाना है, तो इतना वर्क डन होगा। नोट कर लिया? ये फटाफट स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो, आगे चलते हैं उसके बाद हम लोग। तो अगर θ1 से θ2 हमें रोटेट करना है तो वर्क डन हो जाएगा PE माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स लगा दी, θ1 से θ2। ठीक है, हो गया? चलो भैया नोट कर लिया, वेरी गुड। अब देखो यहां पर, तो W बराबर हो गया ये माइनस PE, माइनस साइन को बाहर ले लिया, और ये हो गया cos θ2 माइनस cos θ1। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो W बराबर PE cos θ1
माइनस कॉस थीटा टू, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन। ये वर्क डन का एक्सप्रेशन है। और यकीन मानो, मतलब जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया है कि एनर्जी का दुनिया में कोई डेरिवेशन है ही नहीं। जब भी हमने एनर्जी निकाली तो एनर्जी कैसे आई? वर्क से आई एनर्जी। ऑलवेज वर्क इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। थोड़ा हो सकता है भाई तुम्हें वीडियोस में थोड़ा, हमारी कॉलोनी में डॉग्स हैं तो हो जाए बार्किंग की आवाज आ जाए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत। मजबूरी है, लॉकडाउन का पीरियड है, जब जिस समय टाइम मिलता है तो तुम्हारे लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं, तो तुम्हारा फोकस होना चाहिए केवल जो पढ़ा रहे हैं उस पर, ठीक है। तो W इज इक्वल टू क्या आ गया? PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अरे भैया बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यही जो वर्क डन है, यही वर्क जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और यही एनर्जी बॉडी में स्टोर हो जाती है, और इसी एनर्जी को, स्टोर्ड एनर्जी को क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो मैं बता रहा था कि वर्क का, एनर्जी का कोई डेरिवेशन डायरेक्ट नहीं होता। Whenever you have to derive energy, आपने अभी तक 11th में बहुत सारे डेरिवेशंस किए हैं और 12th में भी आगे करेंगे, और आगे भी जो बच्चे इंजीनियरिंग करेंगे वो देखेंगे कि whenever you have to derive energy, एनर्जी तक पहुंचने का रास्ता वर्क ही है, क्योंकि वर्क इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। पढ़ा है तुमने वर्क एनर्जी पावर 11th में, तो ये वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर किसी डाइपोल को हम रोटेट करते हैं थीटा 1 से थीटा 2 एंगल तक, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। चलो भाई, अब थोड़ी सी इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें भी बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। क्या कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है? ये एनर्जी आ गई PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक बात। तुमने 11th में एनर्जी पढ़ी होगी, पे एनर्जी का फॉर्मूला U बराबर mgh, 11th क्या उससे पहले पढ़ा होगा। और एक ये भी कॉन्सेप्ट तुम्हें ग्रेविटेशन में सिखाया गया होगा कि असल में जो तुम mgh पढ़ते हो वो बहुत ही अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला होता है। अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला मतलब एक्चुअल में हम बात करें तो दैट इज नॉट पोटेंशियल एनर्जी, और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तुमने पढ़ा होगा कि जो ये mgh वाला फॉर्मूला आया था, तुमने निकाला था कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है अर्थ सरफेस पर, वो ये होती है माइनस GMM अपॉन R। याद है कि नहीं याद है? अरे सर जैसे तैसे तो 11 भूल पाए थे आप, फिर याद दिला रहे हैं। 11th कॉन्सेप्ट है, सीख लो। U बराबर माइनस GMM अपॉन R, अर्थ की सरफेस पर, और ऊंचाई पर ले गए जब तुम h हाइट पर ले गए तो ये आया था माइनस GMM अपॉन R प्लस h। फिर तुमने चेंज निकाला, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, सरफेस से h हाइट पर गए तो डेल्टा U जो तुम्हारा आया था, याद करो, वो आया था सॉल्व करने के बाद। मैं तुम्हें पूरा डेरिवेशन तो नहीं कराऊंगा, ग्रेविटेशन जब पढ़ाऊंगा 11th की लेक्चर सीरीज में तो देख लेना। तो डेल्टा U बराबर mgh अपॉन 1 प्लस h अपॉन R, और इसमें जब h बहुत छोटा होता है r के कंपैरिजन में तो h अपॉन R नेग्लिजिबल हो जाता है, एंड इन दैट कंडीशन डेल्टा U बिकम्स mgh। तो असल में एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, या हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी की जब भी बात करते हैं तो द एनर्जी स्टोर्ड इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। उससे पहले भी तो कोई स्टेट रही होगी, तो उसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी रही होगी। तो ये जो बात हो रही है, जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो हम कहेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जब भी कैलकुलेट होगा तो क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि बॉडी की जो प्रीवियस स्टेट होगी उसमें उसकी कुछ एनर्जी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी उसकी। समझ गए? तो ये जो बात हो रही है यहां पर PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाह रहा हूं मैं। ठीक है भैया, कि देखो एक तो बात ये हो गई कि हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी mgh है, h हाइट पर ले गए mgh है, क्योंकि हमने ग्राउंड पे जीरो मान ली है। जो हम mgh की बात कर रहे हैं उसमें हमने ग्राउंड पे क्या मान लिया है? जीरो मान लिया है, रेफरेंस जीरो ले लिया है, और जीरो के रिस्पेक्ट में mgh हो गया। सपोज मैं h1 हाइट पे रखूं बॉडी को और फिर h2 हाइट पर ले जाऊं, तो चेंज कितना होगा? तो होगा mgh2 माइनस mgh1।
और अगर मैं जीरो पे रखा था मतलब ग्राउंड पे रखा था और फिर एच हाइट पे ले गया तो क्या हो जाएगा mgh माइनस जीरो। तो ग्राउंड पे हमने जीरो ले लिया है सिंप्लिसिटी के लिए, रेफरेंस के लिए, क्योंकि हर किसी चीज की इनिशियल पोजीशन नॉर्मली हम क्या लेते हैं, सरफेस ऑफ द ग्राउंड लेते हैं, अर्थ की सरफेस लेते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहां पर भी अगर हमें इनिशियल रेफरेंस जीरो लेना है डाइपोल के केस में, जीरो पोटेंशियल एनर्जी से हम ले जा रहे हैं उसको, तो इनिशियल जीरो लेने के लिए हमने एक स्पेशल केस ले लिया कि डाइपोल का थीटा वन क्या ले लिया 90, और थीटा वन 90 लेकर के हमने थीटा टू को क्या ले लिया थीटा। तो cos 90 क्या हो जाएगा बोलो, जीरो हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा, ये आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। अब तुम सोच रहे हो सर इन दोनों फॉर्मूले में क्या अंतर है, वही अंतर है जो mgh और mgh1 माइनस mgh2 या mgh2 माइनस mgh1 में। समझ रहे हो कि जब हम थीटा वन से थीटा टू ले जाएंगे डाइपोल को तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और सिंगल जब एंगल दिया होगा तुम्हें क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि उस केस में इनिशियल को हम क्या ले लेंगे जीरो ले लेंगे, जीरो से हम इस पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। अरे भैया बात समझ में आ रहा है? तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दे तो ये क्या हो जाएगा माइनस वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई। क्या क्लियर है? बोलो कोई डाउट नहीं है? नोट कर लो बोर्ड जरा पॉज करके स्क्रीन। u बराबर माइनस पी कॉस थीटा। तो देखो भाई u बराबर माइनस पी कॉस थीटा यही हमारा वांटेड फॉर्मूला है। तुम्हें बताया कि कौन सा फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है, जब दो एंगल्स दे रखे हो, इस एंगल से घुमा के उस एंगल में डाइपोल को ले जा रहे हैं, वर्क डन निकालना है या पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालना है तो वो वाला फॉर्मूला लगा देना। एक ही एंगल दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है उस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में, मतलब इनिशियल हमने जीरो ले लिए तो वो वाला फॉर्मूला लगा देना, माइनस पी कॉस थीटा ये वाला। ठीक है, चलो भाई वेरी गुड। अब यहां से बात करते हैं स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। थोड़ा सा यहाँ पे स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का जो हम रिलेशन है वो एनर्जी से करेंगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब किसी बॉडी की एनर्जी मिनिमम होगी। एनर्जी मिनिमम जब होगी, नेचुरल सी बात है यार, जब एनर्जी है ही नहीं तो बॉडी उथल पुथल कैसे करेगी। जैसे तुम पूरे दिन पढ़ करके थक जाते हो तो रात में कहां मिलते हो, बेड पे मिलोगे, स्टेबल मिलोगे। सबको पता है कहां मिलोगे, थक करके आदमी कहां मिलता है, एक ही जगह है उसकी, बेड पे मिलता है। तो जब एनर्जी मिनिमम होती है तो आदमी स्टेबल होता है, सिस्टम स्टेबल होता है, क्योंकि एनर्जी है ही नहीं उसके पास शैतानी करने के लिए, डिस्टर्ब होने के लिए। और जब एनर्जी मैक्सिमम होती है, सुबह अरे आज ये कर डालेंगे, आज वो कर डालेंगे, आज ये भी, यहाँ भी ये वाला फिजिक्स का भी काम कर लेंगे, केमिस्ट्री भी कर डालेंगे, मैथ भी कर डालेंगे, मैच भी खेल लेंगे और घूम भी आएंगे, दोस्त के यहाँ सब कर लेंगे, मूवी भी देख लेंगे। वो बात अलग है, शाम तक कुछ नहीं हो पाता है, लेकिन सोचते हैं सुबह एनर्जी बहुत होती है, अनस्टेबल होते हैं। और रात में एक ही काम है, थक गए, स्टेबल है। ठीक है, सोचो अभी सड़क पे तुम्हें 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ मिल जाए तो बड़ा अनस्टेबल हो जाओगे तुम। काहे की पढ़ाई, क्या रखा फिर पढ़ाई में। फिर सोचोगे अरे चलो मैं यहां घुमाऊं, मर्सिडीज ले डालूं, मैं ये कर डालूं, वो कर डालूं। लेकिन अगर तुम्हारे पास 10 रुपए पड़े हुए हैं तो बचा के रखोगे। साइकिल में पंचर हो गया तो क्या करेंगे, स्टेबल बचा के रखोगे। तो वही बात है कि जब एनर्जी मिनिमम होगी तो इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल होगा। तो यहां पर एनर्जी मिनिमम कब होगी, सोचो जब थीटा जीरो होगा। थीटा जीरो होगा, एनर्जी मिनिमम होगी, कितनी होगी, माइनस पी। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है जब डाइपोल मोमेंट, ये बनाने को भी आता है इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, व्हेन द डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डाइपोल मोमेंट और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल जीरो है। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर अ डाइपोल। क्लियर है ये? बोलो, रोना नहीं है, रो क्यों रहे हो, बहुत हाई फाई चीज थोड़ी बढ़ा दिया हमने। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, जब एनर्जी मैक्सिमम होगी। एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा कितना होगा, 180। बहुत आता है क्वेश्चन, बहुत, बोर्ड में लिख लो, इस पे बहुत आता है बोर्ड में, यहां लिख लेना, बहुत आता है बोर्ड में, बहुत आता है। थीटा इज इक्वल टू 180, तो U इज इक्वल टू U मैक्स हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी,
ये हो जाएगी प्लस पीई। तो प्लस पीई हो जाएगी, इसको हम डायग्रामेटिक शो करें तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा डाइपोल है, माइनस प्लस, तो डाइपोल मोमेंट इधर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर हो गई, थीटा 180। सो दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अरे भाई बात समझ में आएगी नहीं आएगी? मैक्सिमम एनर्जी जब होगी तब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और मिनिमम एनर्जी जब होगी तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक क्वेश्चन आता है कि वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल, तो स्टेबल टू अनस्टेबल मतलब थीटा 1 0 और थीटा 2 180, 2p आएगा ये। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। यहां पर हमारा डाइपोल खत्म होता है। दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ डाइपोल। एक लेक्चर हम और लेंगे जिसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे प्रीवियस ईयर की बोर्ड्स की, चैप्टर वाइज। प्रीवियस ईयर हमारा डेडिकेटेड चैनल है बोर्ड्स के लिए, हम लोग डिस्कस ज्यादा कर रहे हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम्स डाइपोल की डिस्कस करने के बाद हमारी जो सीरीज आएगी वो आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा अगला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। वो करने के बाद हमारा चैप्टर 1 ओवर हो जाएगा। फिर हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के एनसीईआरटी के कुछ बढ़िया क्वेश्चंस लेंगे, उनको करेंगे एक लेक्चर में, एंड देन वी विल स्विच टू नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। उसके बाद एक टेस्ट भी, तुम्हारा टेस्ट वीडियो भी, लेक्चर भी सेशन प्लान करते हैं। चलो देखते हैं कैसे पॉसिबल होता है। 11th की लेक्चर सीरीज भी करनी है, बहुत सारा काम करना है। आई एम फुल ऑफ एनर्जी, क्योंकि जो तुम्हारा रिस्पॉन्स आ रहा है, जो व्यूअरशिप आ रही है, उसे देख के आई एम वेरी एनर्जाइज्ड, और ऐसा ही रिस्पॉन्स आप देते रहें। चैनल को लाइक करें, लेक्चर्स को, और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा कोशिश है कि डेली एक लेक्चर एटलीस्ट आपको मिले, स्कूल वाली फीलिंग आए, कंटिन्यूटी बनी रहे, कोई भी बच्चा मिस ना करे कि वो स्कूल नहीं जा रहा है लॉकडाउन में तो उसे प्रॉब्लम हो। तो डेली आपको एक लेक्चर मिल रहा है। 11th का भी बहुत जल्दी शुरू करूंगा मैं। तो कीप एंजॉइंग, कीप बीइंग फिजिक्सिफाइड। एक फिजिक्सिफाइड होना इस चैनल का जो नाम है, तो यू शुड बी फिजिक्सिफाइड, यू शुड फील फिजिक्सिफाइड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी टॉपिक। तो कीप बीइंग फिजिक्सिफाइड, कीप एंजॉइंग द गेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड स्टे ब्लेस्ड।